हेलो डियर्स, मैं इनके सर आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार सा लेक्चर लेकर के आया हूं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कूलम्स लॉ, और अधिकतर स्टूडेंट कूलम्स लॉ का नाम सुनते ही यार कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसमें क्या लिखना है, कैसे हम लोग इस पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका फील लिया जा सकता है। और वो बहुत बार पढ़ते हैं बट उन्हें फील नहीं आता है। तो चलो यार आज हम लोग कूलम्स लॉ को बहुत ही शानदार वे में समझेंगे, और मेरा ये पर्सनल गारंटी है कि आज के बाद आप लोगों को कूलम्स लॉ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। चाहे आप लोग उसका वेक्टर फॉर्म के बारे में बात कर लो, या फिर कूलम्स लॉ का जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड हम लोग निकालते हैं उसके बारे में बात कर लो। आज के बाद आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। तो देखो यार, जब मैं बात करूं कूलम्स लॉ का, तो चलो ये तो लोग फॉर्मूला रट भी लेते हैं, लेकिन जब उसका वेक्टर फॉर्म के बारे में अगर बात करूं तो एक्चुअली में अधिकतर स्टूडेंट लोट जाते हैं। तो लोटो मत यार, ये लेक्चर को एकदम बहुत ही शानदार वे में आप लोग फील के साथ समझने का कोशिश करो, आप लोग को मजा ही आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यार कूलम्स लॉ, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसका वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि आप लोग को मैं एकदम फील दिलवाने वाला हूं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी। अनुमान परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है उसमें स्टूडेंट जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, और उन्हें ये एक्चुअल फील आता ही नहीं है कि ये परमिटिविटी क्या होता है और रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग को क्यों पढ़ना चाहिए, और ये रिलेटिव परमिटिविटी है क्या। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को एकदम बहुत ही एक्चुअल फील देने वाला हूँ। इट मीन्स पूरा का पूरा कूलम्स लॉ आप लोग के हाथ में होगा, नस नस में आपका कूलम्स लॉ मैं भर दूंगा। आज के बाद आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। अब देखो यार, द फील ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 में पूरी तरह से कूलम्स लॉ पे ही बेस्ड होता है। तो जेई लेवल और बोर्ड लेवल दोनों के लिए अगर मैं बात करूं तो दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलो इसको हम लोग समझते हैं, उसके बाद आप लोग इसका न्यूमेरिकल बनाना तो आप लोगों से बनेगा भी, और हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे कि कैसे न्यूमेरिकल बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फुल्ली कूलम्स लॉ पे न्यूमेरिकल ही करने वाले हैं। तो चलो आज हम लोग कूलम्स लॉ को बहुत ही शानदार वे में समझते हैं। ठीक है, देखो यार, अब देखो कूलम्स लॉ में अगर मैं बात करूं तो क्या पढ़ना है। अब देखो यार, क्या पढ़ना है ये बात तो आप लोग को पता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो कूलम्स लॉ का जो डिफाइन है कि किस तरह से इसको हम लोग डिफाइन करेंगे वो यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन देखो यार, कूलम्स लॉ को समझने से पहले ना आप लोग पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो कि कूलम्स लॉ एक्चुअली में क्या डिफाइन करता है। तो किसी भी दो चार्ज पार्टिकल है ना, पॉइंट चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स एग्जर्ट होता है, ये बात आप लोगों को पता है। चलो यार मैं एकदम बेसिक से बताता हूँ, है ना, मान के चलूंगा कि आप जीरो हो इसमें। ठीक है, एकदम कुछ भी नहीं जानते हो। तो देखो, जैसा कि चार्जेस का प्रॉपर्टीज तो ये आप लोग जानते होंगे कि लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, इतना बात आप लोगों को पता है। देखो यार, अगर मैं बात करूं तो चार्ज तो दो ही तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव चार्ज। बोले हाँ यार, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन में होता है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन में होता है। बोले हाँ, इतना बात तो सबको पता है और ये बेसिक सा बात है। अब देखो यार, अगर मैं बोलूँ कि दो चार्ज पार्टिकल क्या क्या हो सकता है, तो हो सकता है यार दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो, देख सकते हो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं, या फिर वो नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, चलो मैं थोड़ा इसको डार्क कर देता हूं ताकि आप लोग इसमें थोड़ा समझ पाओ कि क्या लिखना चाह रहा हूं। ठीक है, देखो यार, तो हो सकता है कि दोनों चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव पॉजिटिव हो, या फिर नेगेटिव नेगेटिव हो सकता है, या फिर एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो। ठीक है, या फिर पहला वाला नेगेटिव और दूसरा वाला पॉजिटिव हो। इसके अलावा और कोई भी नहीं बन सकता है, बस इतना ही पॉसिबिलिटी है। अब देखो यार, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि एक्चुअली में 4 पॉसिबिलिटी है, बट देखो अगर मैं यहाँ पर डिफाइन करूँ तो ये दोनों को हम लोग बोलेंगे लाइक चार्ज। क्यों? क्योंकि दोनों सेम काइंड ऑफ चार्ज है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लाइक चार्ज। क्या बोलेंगे? लाइक चार्ज। इतना आप लोगों को पता है। ठीक है, और ये देखो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इसको सिंपली हम लोग बोलते हैं अनलाइक चार्ज। इतना तो आप लोगों को पता है। ठीक है, बहुत ही बेसिक से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कि कूलम्स लॉ को समझना है तो यार एकदम इस लेक्चर को एकदम एंड तक देखना, आप लोगों को एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से फील आएगा। ठीक है, देखो अब देखो यार, जिस तरह से रियल लाइफ में होता है, ठीक है, सेम काइंड ऑफ हमेशा एक दूसरे को दुश्मनी के जैसा ट्रीट करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं भाई भाई में दुश्मनी होता है, ठीक है, बहन बहन में दुश्मनी होता है, मतलब सेम नेचर के लोग जो है कभी टिकते नहीं है, ये आप लोग सुने भी होंगे। ठीक है, और कभी देखना कभी किसी का शादी भी सेट होता है तो बोला जाता है कि नहीं, है ना, पता चला कि इसका भी पढ़ाई वही है फिजिक्स ऑनर्स, इसका भी फिजिक्स ऑनर्स है, मतलब ये मैच करने वाला नहीं है। हमेशा मतलब लड़ाई झगड़ा होते रहेगा किसी भी चीज़ को डिस्कशन को लेकर के, नहीं तुम मेरे से ज़्यादा जानते हो, ऐसे, है ना, मतलब समझ जाओ कि सेम काइंड का कभी भी जो है मतलब समझ लो कि मिलन नहीं होता है लाइफ में। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से चार्जेस की दुनिया में भी वही होता है यार। ठीक है, सेम नेचर के लोग जो है एक साथ नहीं रहना चाहते हैं। ठीक है,
क्योंकि सबको तो हवाबाजी करना है कि हाँ मैं ही आगे हूँ। अगर सब एक ही जैसा होगा तो कोई आगे पीछे होगा ही नहीं। तो हमेशा जो है आप लोग भी दोस्त बनाते हो तो देखे होगे, ठीक है, दोस्ती हमेशा देखना क्लासरूम में भी वैसे ही होता है। जो बहुत नॉलेज है जिसके पास, जिसको बोलते हैं कि हाँ ये बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तो वो देखना दोस्ती बनाएगा लोअर वाले के साथ, क्योंकि उसको भांजना है, ठीक है। लेकिन उसका दोस्ती जो है एकदम अपने जैसा नहीं हो पाएगा। मतलब समझ जाओ कि वो नॉलेजफुल है तो किसी दूसरे नॉलेजफुल वाले इंसान के साथ वो दोस्ती बहुत कम करेगा। मतलब कोशिश करेगा कि उसके साथ बैठे जो उसे थोड़ा सा लोअर हो, ताकि वो अपना हवाबाजी दिखा सके, ठीक है, अपना धौंस जमा सके। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर देख सकते हो कि लाइक चार्ज जो है ना, वो दोनों भी एक दूसरे से दुश्मनी के जैसा ट्रीट करते हैं, है ना। ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। आप लोग ये तो जानते हो कि दो चार्ज पार्टिकल अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो तो इसको तो हम लोग लाइक चार्ज बोलते हैं। इतना बात आप लोगों को पता है। अब देखो इसमें होता क्या है कि ये दोनों अगर दुश्मन के जैसा ट्रीट करेंगे तो कभी देखे हो, कभी सुने हो ऐसा कि दो दुश्मन एक साथ खाना खा रहे हो या फिर दो दुश्मन एक साथ घूम रहे हो? नहीं, दोनों एकदम एक दूसरे से इतना दूर भागेंगे कि पूछो ही मत, ठीक है। तो नजर ही नहीं मिलाएंगे दोनों। तो उसी तरह से ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को लतियाएगा, है ना, कि भाग यहाँ से मेरे यहाँ से, ठीक है। ये भी पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा। मतलब इसको फिजिक्स के दुनिया में क्या बोलते हैं? रिपल्सन। तो लाइक चार्ज जो होता है एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल करता है, ठीक है। तो ये रिपल्सन होगा। ये भी नेगेटिव इस नेगेटिव को लतियाएगा, है ना, और ये भी नेगेटिव इस नेगेटिव को लतियाएगा। देखो अब सिंपली अगर मैं बात करूं तो देख लो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि चाहे चार्ज लाइक हो या अनलाइक हो, एक कॉमन चीज होगा जो कि आप लोग ऑब्जर्व करना। आप देखो अनलाइक में क्या होने वाला है। ये क्या करेगा ना, अनलाइक चार्ज में ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ बुलाएगा कि आओ दोस्त, है ना, बहुत दिन हो गया नहीं मिले हैं। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी तरफ बुलाएगा कि आ जाओ दोस्त, हाँ सही बात बोल रहे हो, है ना, हम लोग को मिलना चाहिए, बहुत दिन हो गया है। तो ये लोग दोनों हमेशा प्यार वाला भावना से एक दूसरे को देखते हैं। तो ठीक उसी तरह से नेगेटिव ये पॉजिटिव को बोलेगा आओ दोस्त, और ये भी पॉजिटिव इस नेगेटिव को बोलेगा आओ दोस्त, बहुत दिन से नहीं मिले हैं। अब देखो आप लोग इन चारों चीजों में एक चीज तो ऑब्जर्व कर रहे होगे कि दोनों में कॉमन चीज है। बोले क्या कॉमन है यार? देखो चाहे चार्ज लाइक हो या चार्ज अनलाइक हो, ठीक है, चाहे चार्ज लाइक हो या फिर अनलाइक हो, ये चारों में, ठीक है, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये चार तरह का तो है, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो दो ही टाइप का है, एक लाइक और एक अनलाइक। तो देखा जाए तो यहाँ पर क्या है ना कि जो दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं वो ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। अभी सुनते चलना बढ़िया तरीके से। अभी मैं यहाँ पर बहुत सारा चीज जो है आप लोग को लगेगा कि हाँ सर सही बोल रहे हैं, लेकिन ये चीज थोड़ा बहुत गलत होगा, जो कि अभी मैं कूलम्स लॉ में आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से डिफाइन करूंगा। देखो यार क्या बोला मैं, ये चार्ज देखो ये पॉजिटिव इसको रिपेल कर रहा है, ये भी रिपेल कर रहा है। मतलब देखो दोनों चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, ऑपोजिट इन डायरेक्शन देख सकते हो, ठीक है। ये भी देखो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को ऑपोजिट, ठीक है। अब यहाँ देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखो डायरेक्शन अभी भी कैसा है? एक दूसरे पे ऑपोजिट है। ये इसको इधर बुला रहा है, ये इसको इधर बुला रहा है। यहाँ पर भी देख लो दोनों का जो फोर्स का डायरेक्शन है वो कैसा है? ऑपोजिट है, देख सकते हो, ठीक है। चाहे लाइक हो या अनलाइक हो, चाहे रिपेल करे एक दूसरे को या फिर अट्रैक्ट करे, दोनों नेचर में जो है देख सकते हो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो ऑलवेज ऑपोजिट होगा। लेकिन मैं ये गलत बोला, पता है क्या? सिर्फ ऑपोजिट बोलने से काम नहीं चलेगा। ऑपोजिट तो ये भी हो सकता है यार, देखो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ऑपोजिट तो ये भी हो सकता है। एक नीचे जा रहा है एक ऊपर जा रहा है, ये भी ऑपोजिट है, बट सिर्फ ऐसे ही है ना। तो इसको बोलते हैं दो चार्जेस कैसा भी हो, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव नेगेटिव हो या फिर नेगेटिव पॉजिटिव हो या फिर पॉजिटिव नेगेटिव हो, ठीक है, दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाएंगे वो ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होगा। ये बात बोलना होगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है। बहुत सारा स्टूडेंट जो है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग नहीं लिखते हैं, ठीक है। हालांकि इसको हम लोग सेंट्रल फोर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि सेंटर टू सेंटर मिलाने वाला, देख सकते हो ये दोनों चार्ज पार्टिकल का सेंटर टू सेंटर मिलाने वाला जो लाइन होगा उसी लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग जो है डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन पे फोर्स लगेगा। ऐसा नहीं कि ऑपोजिट में ये दोनों भी चलेगा, नहीं, ठीक है। अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग या फिर सेंट्रल फोर्स, ठीक है। तो कूलम्स लॉ जो होता है वो सेंट्रल फोर्स, क्योंकि अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑपोजिट इन डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ये बात आप लोग को एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। बोले हाँ यार ये बात तो बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। अब देखो यार एकदम बेसिक से आप लोग एकदम पढ़ाई स्टार्ट करो, टाइम मत देखना कि लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया। देखो यार अगर आप लोग क्वालिटी चाहते हो, हर एक चीज को अगर बारीकी से समझना चाहते हो तो एकदम गारंटी है कि थोड़ा तो यार आप लोग को टाइम देना होगा, ठीक है। बिना टाइम दिए हुए आप लोग कोई भी चीज को सक्सेस नहीं कर सकते हो, है ना। बहुत लोग जब एग्जाम आता है तो देखते हैं सबसे शॉर्ट वाला वीडियो खोजते हैं कि
सबसे छोटा वीडियो कौन सा है जो कि देख करके जल्दी मैं उसको कवर कर लूँ। तो जल्दी के चक्कर में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। आप लोग वही लेक्चर को समझ लो, अगर छोटा भी है तो 10 से 20 बार देखोगे तभी आप लोग को फील आएगा, ठीक है। इससे बढ़िया एक बढ़िया सा लेक्चर देख लो जो कि फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हो, थोड़ा टाइम लगे लेकिन परफेक्ट होता है वो, है ना। तो ये बात आप लोग को एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आना चाहिए। उस हिसाब से तो मैं भी लेक्चर बना सकता हूँ, है ना, 5 सेकंड में पूरा चैप्टर कंप्लीट। बस उसमें बोलूँगा चुल्लू भर पानी में डूब मरो, अब कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि पूरा लाइफ तो बर्बाद कर दी हो ऐसे ही। तो देखो यार, वो सब फालतू चीज़ें। अब सिंपल से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर तो आप लोग को ये बात समझ में आ गया होगा कि चाहे लाइक चार्ज हो या अनलाइक चार्ज हो, दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाएंगे वो उसका डायरेक्शन जो होगा वो अपोजिट अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग होगा, ठीक है। इतना बात आप लोगों को आ गया होगा। बोले हाँ यार चलो अब क्या करें, अब कुछ नहीं करना है, बस देखो अब सिंपली समझना आप लोग, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अभी हम लोग कूलम्स लॉ पे अभी हम लोग जाने भी नहीं है। देखो ध्यान देना, ये Q1 चार्ज है मान लो और ये Q2 चार्ज है। बोले अच्छा तब क्या करें, देख लो, और दोनों अभी सेम नेचर का है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव। अब मान लिया जाए कि इसका ये डायरेक्ट, इसका मान लिया जाए डिस्टेंस r है, क्या है, डिस्टेंस r है, ठीक। अब देखो ये Q2 चार्ज ये Q1 चार्ज पे एक फोर्स लगाएगा। बोले हाँ यार किधर, उसको रिपेल करेगा, क्यों, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो ये Q2 इस Q1 पे एक फोर्स लगाएगा, बोलेगा दूर भागो मेरे से, ठीक है। तो फोर्स किस पे लग रहा है यार, 1 पे लग रहा है ना, 1 वाले चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है। किसके वजह से लग रहा है, 2 के वजह से लग रहा है। तो इसको हम लोग दिखाएंगे F12, ठीक है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। उसी तरह से क्या 1 वाला चार्ज पार्टिकल भी 2 वाले चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स लगाएगा, बोले हाँ यार, ठीक है। तो कितना लगाएगा यार, 2 पे फोर्स लग रहा है तो F2 और 1 के वजह से लग रहा है तो F21, ठीक है। F12 और F12 और F21 ये दोनों का आप लोग को एक्चुअली में इसको समझना भी पड़ेगा कि F12 का मतलब क्या है, F21 का मतलब क्या है, ठीक है। एकदम मैं बेसिक से चल रहा हूं, मैं मान करके चल रहा हूं कि आप लोगों को एक जरा भी इसमें कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है, एकदम जीरो हो आप लोग, ठीक है। और यही मान करके मैं हर एक लेक्चर को पढ़ाऊंगा, चाहे वो टॉपिक कोई सा भी हो। अब देखो आप लोग यहाँ पर देखो F12 का मतलब क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। F12 का मतलब है फोर्स ऑन 1, ठीक है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। और F21 लिख लेना, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। मतलब यहाँ पर क्या है, F12 का मतलब फोर्स ऑन 1, मतलब 1 पे फोर्स लग रहा है, किसके वजह से, 2 वाले के कारण, ठीक है। दूसरा वाला चार्ज पार्टिकल यानी सेकेंड चार्ज पार्टिकल की वजह से फर्स्ट पे फोर्स लग रहा है, इसको हम लोग दिखाते हैं F12 से, ठीक है। चलो इतना बात तो आप लोग को एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नोट करते चलना, अगर कोई भी चीज़ आप लोग को लगता है कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो नोट कर लेना। अब देखो यार कूलम्स लॉ में तो छोड़ दो अभी, देखो अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, देखना ध्यान देना। अब चाहे ये दोनों चार्ज पार्टिकल, ठीक है, चाहे मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो या फिर डिफरेंट हो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। ये देखा गया कि देखो यार सिंपली देखना, ये Q1 चार्ज पार्टिकल और Q2 चार्ज पार्टिकल का अगर मैग्नीट्यूड सेम हो या डिफरेंट हो, इससे कोई मतलब नहीं है। यहां पर ये ऑब्जर्व करना कि दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर इक्वल इन मैग्नीट्यूड में फोर्स लगाते हैं। कहने का मतलब है कि ये भले बहुत छोटा चार्ज है, ये बहुत बड़ा चार्ज है, या फिर ये बड़ा चार्ज है, ये छोटा चार्ज है, इट डजेंट मैटर। दोनों चार्ज पार्टिकल जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे वो इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होगा। बोले हाँ यार बात तो समझ में आ गया। इसका मतलब है कि जो फोर्स होगा ना, चाहे वो F12 हो या फिर F21 हो, ठीक है। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाऊं भी तो देख लो ऐसे दिखा सकते हैं। अगर मैं मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूं, ठीक है, तो देखो इस तरह से मैग्नीट्यूड दिखाते हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। इतना बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। बोले हाँ यार ठीक है, तब क्या करें। अब देखो यहाँ पर एक माइनस आएगा। बोले माइनस क्यों यार, देखो माइनस यहां पर बता रहा है कि भले इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा, ठीक है। अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग हम लोग लैंग्वेज में लिखेंगे वहां पर, ठीक है, बट उसको अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग को कोई सिंबल से तो नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। चलो तो सिंपली देखो यार, सबसे पहली बात आप लोग याद रखोगे कि दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा दोनों इक्वल होगा, ठीक है। देख लो, और दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट। अगर F12 इधर है तो F21 इधर है, ठीक है। तो देख लो, इसलिए यहाँ पर माइनस आया है कि दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाएंगे उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा
लेकिन हाँ उसका डायरेक्शन सिर्फ क्या होगा, ऑपोजिट होगा, अलोंग दी लाइन जॉइनिंग होगा। ठीक है, इट मीन्स यार ये तो आप लोग जानते हो कि ये न्यूटन का थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर मान लो Q2 चार्ज पार्टिकल Q1 पे फोर्स लगा रहा है 100 न्यूटन का, तो Q1 भी बोलेगा कि हम भी लगाएंगे तुम पे 100 न्यूटन का। ठीक है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, अब दूसरा बात अगर मैं बात करूं तो ये सेंट्रल फोर्स होता है। ठीक है, क्या होता है, सेंट्रल फोर्स। क्या होता है सेंट्रल फोर्स यार, सेंट्रल फोर्स कहने का मतलब है कि ऑपोजिट इन डायरेक्शन ये भी हो सकता था यार। ठीक है, एक नीचे और एक ऊपर, लेकिन नहीं, अलोंग दी लाइन जॉइनिंग होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर टू सेंटर को मिलाने वाला। देख लो, इन दोनों चार्ज पार्टिकल का सेंटर टू सेंटर मिलाने वाला जो लाइन जॉइनिंग होगा, उसी लाइन जॉइनिंग के अलोंग जो है फोर्स लगेगा। ठीक है, तो या तो आप लोग इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस बोलो, है ना, कि फोर्स जो होता है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, और ऑपोजिट इन डायरेक्शन अलोंग द लाइन जॉइनिंग बोलो, या फिर सिंपल बोल सकते हो सेंट्रल फोर्स है। इट मींस सेंटर टू सेंटर मिलाने वाला जो लाइन होगा, उसी लाइन जॉइनिंग के अलोंग फोर्स लगेगा ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, चलो इतना बात तो आप लोगों को फील आ गया। लेकिन यार ये तो ठीक है कि दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर इक्वल इन मैग्नीट्यूड में फोर्स लगाते हैं, लेकिन यार लगाते कितना है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, बस यही डिफाइन करते हैं कूलम्स लॉ। ठीक है, देखो यार अब हम लोग आते हैं अपने मुद्दे पे। ठीक है यार, कहाँ चला गया, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, अब आप लोग को ये पता होगा कि दो चार्ज पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, चाहे लाइक हो या फिर अनलाइक हो। ठीक है, तो दोनों चार्ज पार्टिकल हो सकता है कि एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाए या फिर रिपल्सिव लगाए, है ना, वो डिपेंड करेगा कि चार्जेस कैसा है। ठीक है, तो दोनों हो सकता है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between 2 point charges is directly proportional to product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them acting along the line joining the two charges। ठीक है, अब देखो आप लोग को पल्ले नहीं पड़ा, मैं समझाता हूँ। ठीक है, बस वेट करो आप लोग यार, आप लोग को एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं फील दिलवा दूंगा। ठीक है, ये मेरा अपना पर्सनल गारंटी है। ओहो, चलो देखो क्या बोलना चाह रहा हूँ। चलो इतना बात तो अपने को समझ में आ गया कि अपना ये Q1 है और यहाँ पर अपना Q2 है। ठीक है, जरा मैं एक बार देख लूँ कि एक्चुअली मैं ऊपर कट तो नहीं रहा। हाँ चलो ठीक, मान लिया जाए कि इन दोनों का डिस्टेंस है R। ठीक है, हम लोग को पता है कि जो F12 था इसका मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूँ, या F21, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। लेकिन इसको हम लोग F नाम देते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों को हम लोग अलग अलग ना लिख करके बोलेंगे कि F फोर्स लग रहा है। बस इतना दिमाग में बैठा लेना कि दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड लगाते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल है, पता है इन दोनों में फोर्स कितना लग रहा है, 100 न्यूटन, तो आप लोग का मन में अब ये सवाल नहीं होना चाहिए कि सर 100 न्यूटन कौन से चार्ज पार्टिकल पे और किसके वजह से, 1 वाले की वजह से 2 पे या फिर 2 वाले की वजह से 1 पे, ये सवाल नहीं होना चाहिए। नहीं तो अगर आप लोग ऐसा सवाल करोगे तो मजबूरन किसी इंसान को गुस्सा आ जाएगा और आप लोगों को चप्पल से मारना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा सवाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग ये पढ़ चुके हो कि दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर इक्वल इन मैग्नीट्यूड में फोर्स लगाते हैं, चाहे इसके वजह से उस पर फोर्स निकालो या फिर इसके वजह से उस पर फोर्स निकालो, दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा। तो ये सवाल नहीं होना चाहिए कि सर ये फोर्स कौन से चार्ज पार्टिकल पे है। ठीक है, तो यार दोनों बराबर होता है। चलो, तो इसलिए मैं यहां पर दिखा दिया। तो जो फोर्स होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। इट मींस Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ये रहा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, जो फोर्स होता है वो दोनों चार्ज पार्टिकल के प्रोडक्ट होगा, मैग्नीट्यूड के जो मैग्नीट्यूड होगा Q1 Q2 का, उसका प्रोडक्ट के बराबर होगा, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, देखो बराबर नहीं बोलेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा बात कि फोर्स जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी दोनों चार्ज पार्टिकल का जो बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये रहा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो सिंपली आप लोग यहां पर समझ सकते हो कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ये बात आप लोग को समझ में आना चाहिए कि दो चार्ज पार्टिकल जो भी है वो दोनों एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएंगे उसका जो मैग्नीट्यूड निकालना है वो किस किस बातों को ध्यान में रखना है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए हो। अब इन दोनों को अगर मैं मर्ज करूं तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट देख सकते हो। ठीक है, डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब आप लोग को पता है कि जब भी फिजिक्स में प्रोपोर्शनल हटता है तो वहां पर कांस्टेंट टर्म आता है, और ये भी यार अपने में एक सवाल है कि फिजिक्स में जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो वहां पर कांस्टेंट क्यों आता है। ये मैं बहुत ही शानदार वे में बना चुका हूं, 2 से 3 मिनट का वीडियो होगा, तो आप लोग यार इसको देख लेना। ठीक है, अभी मैं इस पे नहीं जाने वाला हूं, देख लो। अगर यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, तो क्या आ गया, K Q1
Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, देख लो यार, तो ये आ गया आपका फोर्स। याद रखना कि Q1 Q2 यहाँ पर मैग्नीट्यूड है। ठीक है, यहाँ पर साइन के साथ नहीं पुट करते हैं। बोला हाँ यार ठीक है, अब क्या करें, अब क्या करें। अब देखो यहाँ पर आप लोग को लग रहा होगा जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े हो कि F इक्वल्स टू G m1m2 बाई आर स्क्वायर। आप लोग को थोड़ा फील आ रहा होगा, वहाँ पर पढ़े थे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दी मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और वहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैपिटल जी आता था। ठीक है, तो यह बात आप लोग को पता है। और वहाँ जो कैपिटल जी आता था वो कांस्टेंट वैल्यू होता था। ठीक है, वो किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता था। बट यहाँ पर यार रुको, यहाँ पर जो के है ना, वो के पूरी तरह से कांस्टेंट नहीं है, वो भी वैरी करेगा, है ना। मीडियम टू मीडियम जो है वो वैरी करता है, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा मीडियम है। इसका मतलब है कि कूलम्स लॉ जो होता है, ठीक है, वो एक्चुअली में जो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो डिफाइंड है फोर्स, वो देखा गया कि फोर्स जो है ना मीडियम पे डिपेंड करता है। इट मीन्स अगर हम लोग इसको किसी अलग मीडियम में रखे हैं तो दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर मान लो 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, अगर मैं उसी को दूसरे मीडियम में अगर रख दूं तो उसका फोर्स का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है। वैक्यूम में मैक्सिमम होता है और उसके जगह अगर दूसरा मीडियम होगा तो वहां पर फोर्स का वैल्यू क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। चलो यार इसको भी हम लोग फील के साथ समझते हैं। अब देखो आप लोग को लग रहा होगा कि जो सर फोर्स है वो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है। इट मीन्स फोर्स सिर्फ और सिर्फ चार्जेस पे डिपेंड करता है और उन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। बट नहीं यार, देखो जब इसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया, ठीक है, जब इसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया, जैसे देखो अगर मैं बात करूं, चलो यहां पर मैं 2 सेपरेशन लेता हूं। ठीक है, समझना बात को, एकदम बहुत शानदार वे में आप लोग को फील आना चाहिए। देखो अगर मैं बात करूं ना इन वैक्यूम, हम लोग कहां पर हैं, वैक्यूम में हैं। ठीक है, चलो यार थोड़ा एक्सपेरिमेंटल सेटअप के साथ भी समझना जरूरी है। अगर मान लो यहां पर कोई भी मीडियम नहीं है, ठीक है, कोई भी मीडियम नहीं है, इसका मतलब वैक्यूम है। बोले हाँ यार तब क्या करें, मान लो ये अपना Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है। ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच का सेपरेशन मान लो R है। ठीक, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर जो फोर्स है ना, फोर्स आया मान लो 100 न्यूटन। समझना बात को एकदम बढ़िया तरीके से, फोर्स का वैल्यू आया 100 न्यूटन। जब एक्सपेरिमेंटली इसको फाइंड आउट किया गया, कितना आया, 100 न्यूटन आया। कहाँ पर, वैक्यूम में। वैक्यूम क्या होता है, जहां पर कोई भी मीडियम नहीं हो। ठीक है, तो वहां पर हम लोग बोलेंगे कि वैक्यूम है। तो वैक्यूम में फोर्स का वैल्यू आया 100 न्यूटन। अब इसी सेपरेशन को, चार्जेस भी सेम और दोनों का सेपरेशन भी सेम, उसको हम लोग किसी दूसरे मीडियम में, हम लोग इन मीडियम, कोई भी मीडियम हो सकता है, घी हो सकता है, ऑयल हो सकता है, ठीक है, कोई भी मीडियम, ठीक है, कोई दूसरा मीडियम होगा। ठीक है, चलो हम लोग मान के चलते हैं वाटर में डुबा दिए, है ना, किसमें, वाटर पे। ठीक है, वाटर भी एक मीडियम है यार। तो चलो वाटर पे हम लोग क्या किए, कंटेनर में इसी चार्ज पार्टिकल को, Q1 Q2 तो सेम है और दोनों का बीच का सेपरेशन भी R है। अब देखा गया कि यहाँ जो फोर्स का वैल्यू आया ना वो 80 न्यूटन आया। ठीक है, कितना आया, 80 न्यूटन। बोले अच्छा 20 न्यूटन के खा गया। अब यहाँ पर देखो वैक्यूम में जो है फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम था, अगर अलग अलग मीडियम लेंगे तो फोर्स का वैल्यू वैक्यूम से कम हो जाता है। ठीक है, अब ये यार हुआ कैसे, क्या हुआ इसमें, इवेंट क्या हो रहा है जो एक्चुअली में फोर्स का वैल्यू को घटा दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग एकदम फील के साथ समझने वाले हैं, एकदम बिंदास इस लेक्चर में एकदम बने रहो। आप लोग को एकदम हर एक चीज को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, आप लोग का कोई भी डाउट नहीं रहेगा, बस एंड तक देखते रहो। अब देखो फोर्स का वैल्यू यार कम हो गया, तो क्यों हुआ कम। अब देखो जो फोर्स का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, पहले फील लाते हैं कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, फिर आप लोग को मैं फील दिलवा दूंगा कि फोर्स का वैल्यू क्यों कम हो जाता है। अब देखो फोर्स का जो फॉर्मूला पढ़े हम लोग, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यहाँ जो के है ना, के वो मीडियम पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। ये कहाँ पर किस पे डिपेंड करेगा, मीडियम पे डिपेंड करेगा। अलग अलग मीडियम के लिए के का वैल्यू जो होगा अलग अलग होगा। ठीक है, बोले अच्छा हम लोग इसके बेसिस पर 2 मीडियम डिफाइन करते हैं। बोले अच्छा 2 मीडियम कौन कौन सा। अब देखो यार समझना बात को, है ना, तो मीडियम को हम लोग यहाँ पर के जो डिपेंड कर रहा है मीडियम, के डिपेंड्स ऑन मीडियम, यहाँ पर मैं फिर से लिख रहा हूँ डिपेंड्स ऑन मीडियम। ठीक है, अब फिर मैं बताऊंगा कि आखिर मीडियम में ऐसा क्या होता है जो फोर्स का वैल्यू को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, चलो देखो तो यहाँ पर जो के है ना, के डिपेंड्स ऑन मीडियम। अब देखो के का जो वैल्यू है वहाँ पर हम लोग 2 तरह से डिफाइन करेंगे। बोले अच्छा देखो, एक तो हम लोग डिफाइन करेंगे यहाँ पर, समझना बात को, एक तो डिफाइन करेंगे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और एक हम लोग अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होगा, है ना, तो इसको हम लोग एप्सिलॉन पढ़ेंगे। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो परमिटिविटी है ना, क्या है, परमिटिविटी। ये होता है परमिटिविटी, देख लो, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है,
ये फ्री स्पेस का परमिटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अभी समझना एकदम बहुत बढ़िया तरीके से फील आएगा। और एप्सिलॉन जो होता है वो परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, है ना, क्या बोलेंगे इसको, परमिटिविटी, देखना, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, ठीक है। कोई भी मीडियम का परमिटिविटी होगा और हर एक मीडियम का अपना अलग अलग परमिटिविटी होता है, तो एप्सिलॉन का वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होगा, इट मीन्स डिफरेंट होगा, ठीक है। अब देखो यार, ठीक है, अब देखो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहने का मतलब वैक्यूम, और हालांकि एयर में थोड़ा बहुत फोर्स का वैल्यू कम होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि फ्री स्पेस में दोनों आएगा, इट मीन्स वैक्यूम को भी लेंगे और एयर को भी लेंगे। हालांकि एयर और वैक्यूम में फोर्स का वैल्यू थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसलिए हम लोग दोनों को मर्ज करके बोल सकते हैं कि हाँ लगभग लगभग सेम है। तो इसलिए फ्री स्पेस में हम लोग एयर और वैक्यूम को रखेंगे, ठीक है, ये बात भी याद रखोगे, इसमें हम लोग एयर और वैक्यूम को रखेंगे, बट रियलिटी में बात किया जाए तो वैक्यूम के लिए होता है, ठीक है। चलो अब देखो यार, अगर यहाँ एप्सिलॉन नॉट आया ना, तो के का वैल्यू पता है क्या आएगा, के का वैल्यू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा यार, जो हम लोग पढ़े के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो के की जगह ये वाला रखेंगे, कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका वैक्यूम में फोर्स या फिर एयर में फोर्स, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बोले हाँ यार बहुत शानदार। अगर यहाँ पर बात करूँ कोई अलग मीडियम, ठीक है, तो उस अलग मीडियम में जो फोर्स होगा अलग अलग मीडियम पे, तो 1/k का वैल्यू यहाँ पर पता है कितना आता है, एप्सिलॉन आएगा, है ना, 1/4 पाई तो आएगा, ठीक है, इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, लेकिन 1/एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आएगा 1/एप्सिलॉन, ठीक है। तो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये आएगा आपका किसी भी मीडियम पे फोर्स। और अलग अलग मीडियम पे एप्सिलॉन का वैल्यू भी अलग अलग होगा, ठीक है। तो उतना वैल्यू कौन याद रखेगा यार अलग अलग मीडियम के लिए, ठीक है। इसीलिए हम लोग को पढ़ना होता है रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, क्या पढ़ना होता है, रिलेटिव परमिटिविटी। अब रिलेटिव परमिटिविटी क्यों पढ़ना होता है ये तो मैं अभी आगे फील दिलवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। देखो अब यहाँ पर आप लोग को लग रहा होगा कि सर परमिटिविटी का मतलब तो परमिट करना होता है, इसका मतलब आप बोल रहे हो कि जब फ्री स्पेस था, इट मीन्स वैक्यूम था, तो वहां पर फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम है। अगर किसी दूसरे मीडियम में डाल दिए तो इसका मतलब यार वहां पर फोर्स का वैल्यू को बढ़ा देना चाहिए था, क्योंकि परमिट कर रहा है कि जाओ फोर्स का वैल्यू को बढ़ा दो, बट नहीं यार। यहाँ पर पता है परमिटिविटी का मतलब क्या है, आप लोग समझना है। यहाँ पर थोड़ा कभी कभार क्या होता है कि हम लोग कुछ और सोच लेते हैं, है ना, होता कुछ और है और समझ कुछ और लेते हैं। तो ठीक उसी तरह से आप लोग के साथ भी यही धोखा हुआ है, ठीक है। जैसे आप लोग को पता है कि आप लोग कहीं जा रहे हो दोस्त के यहाँ, ठीक है, आप लोग पहले से ही इन्फॉर्म कर दिए दोस्त को कि हाँ मुझे आना है इतने तारीख को, ठीक है। तो दोस्त भी बहुत ही उतावला और आपका स्वागत करने के लिए पूरा गांव मोहल्ला में सबको बोल दिया कि मेरा दोस्त आने वाला है, ठीक है, बहुत फेमस आदमी है मान लो आप, ठीक है। तो आपके लिए जो है पूरा गाँव वगैरह में क्या कर दिया गया, फैला दिया गया पूरा बात को, है ना, कि मेरा दोस्त आने वाला है, इसका एकदम बढ़िया से स्वागत होना चाहिए। बस आप लोग को भी लग रहा है यार आज मेरा तो बहुत ही बढ़िया से स्वागत होने वाला है, लेकिन पता है आप लोग को लग रहा है कि मतलब गांव में मुझे हर एक लोगों के लिए परमिट कर दिया गया है कि हर एक लोग जब मैं आऊँगा तो मुझे अच्छे से स्वागत करेंगे। लेकिन पता है आपका दोस्त क्या किया है, आपका दोस्त किया है, देखो समझना बात को, तब आप लोग को फील भी आ जाएगा। परमिट तो किया है, बट ये परमिशन नहीं दिया है गाँव वालों को कि जाओ मेरा दोस्त आ रहा है उसका बढ़िया से स्वागत करना, नहीं, मेरा दोस्त गांव में इंटर करने वाला है इतना तारीख को, ठीक है, जाओ और टांग तोड़ दो, इस गांव में इंटर ना करने पाए। तो परमिट किस चीज को किया, वो गांव वाले को परमिट किया, जाओ और उसको गांव में इंटर मत करने दो, उसका पैर हाथ सब तोड़ दो। तो ठीक उसी तरह से यहां पर जो परमिटिविटी है वो चार्जेस का परमिटिविटी नहीं है कि चार्ज को बोल रहा है, ठीक है, मोटिवेट कर रहा है कि जाओ और फोर्स का वैल्यू को और बढ़ा दो, नहीं, ये मीडियम का प्रॉपर्टी होता है ना, किसका, मीडियम का। वहां पर जो हम लोग मीडियम रखे हैं, मतलब जो भी मीडियम होगा उस मीडियम का परमिटिविटी है ये, है ना, परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, ठीक है। परमिटिविटी जो होता है वो मीडियम का प्रॉपर्टी होता है। इट मीन्स क्या हुआ कि जब हम लोग किसी चार्ज पार्टिकल को, थोड़ा फील समझना भी, अभी मैं फिर अभी आप लोगों को एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा, ठीक है, और एक्चुअल कॉन्सेप्ट के साथ भी समझाऊंगा। देखो तो जब हम लोग वैक्यूम में रखे थे, कहां पर रखे थे, वैक्यूम में, समझ लो कि अगर मान लो सपोज दैट कि आपका दोस्त गांव में अकेला रहता है और कोई घर नहीं है, ठीक है, अब वो वहां पर मान लो वैक्यूम है, ठीक है, ऐसे समझना, ठीक है, आपका दोस्त अकेला है, गांव में कोई नहीं है, अब आप लोग आ रहे हो पैर हाथ तोड़ने के लिए, ठीक है, आपका दोस्त जो है बोल रहा है गांव वालों को, अब यार किसको बोलेगा, गांव में तो कोई है ही नहीं, तो वहां पर कोई ऐसा इंसान ही नहीं है जिसको परमिशन दे कि जाओ और पैर हाथ तोड़ दो। इसका मतलब आप लोग सेफ हो, मतलब आप एकदम बिंदास घूम सकते हो, आप लोग, है ना, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। लेकिन उस गांव में अगर बहुत सारे लोग हैं और सबको परमिशन दे दिया गया कि जाओ पैर हाथ तोड़ दो, तो इसका मतलब आपका पैर हाथ
ज़्यादा टूटेगा। तो जितना ज़्यादा मतलब समझ लो कि मीडियम पे डिपेंड करेगा कि आपका मतलब किस तरह का मीडियम है। तो उसी तरह से चार्ज पार्टिकल के साथ पता है क्या हुआ, वो चार्ज पार्टिकल जब हम लोग वैक्यूम में रखे थे तो वहाँ पर अगल बगल में कोई मीडियम नहीं था। इसका मतलब मीडियम का जो प्रॉपर्टी है वो जीरो के बराबर है। समझ लो कि जब मीडियम ही नहीं है, इसका मतलब वो किसको परमिट करेगा मीडियम को कि जाओ और फोर्स का वैल्यू को कम कर दो, नहीं। तो कोई मीडियम ही नहीं है वहाँ पर, इसलिए वैक्यूम में फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम होता है। अब अगर अलग मीडियम होगा तो वहाँ पर मीडियम तो आ गया, अब मतलब मीडियम का प्रॉपर्टी यहाँ पर फॉलो होगा। इसका मतलब वहाँ पर बहुत सारा मीडियम होगा, पार्टिकल्स होगा, जो क्या बोला जाएगा कि जाओ और फोर्स का वैल्यू को रिड्यूस कर दो, कम कर दो, ठीक है। तो मीडियम में फोर्स का वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए पार्टिकल्स है, उसका परमिशन मिलेगा और वो काम कर सकता है, ठीक है। ये बात आप लोग समझ सकते हो। अब देखो यार, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग उसको पहले डिफाइन करते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का जो है यूनिट क्या होगा और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इट मींस के का यूनिट क्या होगा, ठीक है। चलो हम लोग इसको समझते हैं। देखो यार, समझना बात को, जो के का वैल्यू आया है, देखो फोर्स का जो वैल्यू आया है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2/r² आया है। बोले हाँ यार बहुत शानदार, अब क्या करें, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, देखो सिंपली समझना। अगर मैं बोलूँ कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का यूनिट चाहिए, इट मीन्स ये अपना के है ना यार, देख लो ये अपना क्या है, के का ही वैल्यू है, देख सकते हो ये अपना के है, ठीक है। क्या है, के है। बोले हाँ तब क्या करें, देखो अगर मैं बोलूँ कि यूनिट ऑफ के का यूनिट क्या होगा, देख लो ऐसा यूनिट ऑफ के, ठीक है। पूरा के का यूनिट निकालना है, देख लो तो पूरा के है ये, तो फोर्स का होता है न्यूटन, देख लो न्यूटन, और आर मतलब डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर होगा, देख लो न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, अच्छा न्यूटन मीटर स्क्वायर। और Q1 Q2 चार्ज है मतलब कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर, ये डिवाइड में चला जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये यूनिट होगा के का, ठीक है। किसका यूनिट होगा, के का। लेकिन अगर मैं बात करूं ऐसा यूनिट ऑफ सिर्फ एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट का कितना होगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे है तो एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले जाओ, ठीक है। और 1/4 पाई तो नंबर है, नंबर का कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है, तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर और फोर्स नीचे, तो कितना आ जाएगा Q1 Q2 का हो जाएगा कूलम स्क्वायर और ये मीटर स्क्वायर, और यहाँ फोर्स नीचे आएगा मतलब कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझो ना यार, देखो एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले गए, फोर्स को नीचे ले आए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो Q1 Q2/FR², Q1 Q2 मतलब कूलम स्क्वायर, फोर्स का न्यूटन है ना, देखो कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर, देख सकते हो, ठीक है। तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा एक बात और, के का जो वैल्यू है, यानी के का वैल्यू बोले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का पूरा वैल्यू अगर आप लोग याद रखोगे तो होता है 9 × 10⁹, और इसका यूनिट क्या होता है पूरा के का, देख लो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर मैं बोलूँ सिर्फ एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बताओ यार, तो 8.854 × 10⁻12, और इसका यूनिट क्या होता है एप्सिलॉन नॉट का, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बोले हाँ यार बहुत शानदार, चलो यहाँ तक में तो एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। चलो अब देखो यार, थोड़ा सा मैं परमिटिविटी के बारे में बताता हूँ, ठीक है। क्या बता रहा हूँ, परमिटिविटी, ठीक है, परमिटिविटी के बारे में। अब देखो परमिटिविटी एक्चुअली में है क्या, ठीक है, एक्चुअली में क्या हो रहा है जो फोर्स का वैल्यू को रिड्यूस कर दे रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं डायरेक्टली कूलम्स लॉ का, थोड़ा फिर हाईलाइट करेंगे कि कूलम्स लॉ में क्या याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। और बेसिकली फिर उसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में डिफाइन करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं बैटरी को चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। चलो यार, हाँ यार, तो देखो तो परमिटिविटी को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं कि अगर हम लोग अलग मीडियम में डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है। अब देखना समझना बात को, ठीक है। थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ, ये Q1 और ये रहा Q2, ठीक है, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस मान लो R है, सेपरेशन R है। अब सोचो यार, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो फोर्स है वो क्या हुआ ना, समझना बात को, कि अभी मैं एग्जाम्पल दिया था 100 न्यूटन, चलो एग्जाम्पल लेना इसको एग्जाम्पल वे में, ठीक है, अलग अलग मीडियम के लिए डिफाइन होगा। तो यहाँ पर वैक्यूम है यार, वैक्यूम मतलब वहाँ पर कोई भी पार्टिकल्स नहीं है जो बोला जाए कि जाओ और फोर्स का वैल्यू को घटा दो, क्योंकि परमिटिविटी इज द मीडियम, सॉरी परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, मतलब ये मीडियम का गुण है। अब यहाँ पर कोई जब मीडियम ही नहीं है तो फोर्स का वैल्यू को
कोई भी रिड्यूस नहीं कर पाएगा। इट मीन्स यहाँ पर जो फोर्स होगा वो Q2 जितना Q1 पे लगा रहा है और Q1 जितना Q2 पे लगा रहा है वो उतना ही होगा, और रिड्यूस करने वाला यहाँ पर कोई भी पार्टिकल मौजूद नहीं है, तो फोर्स का वैल्यू में कोई भी रिड्यूस नहीं होगा। इस मीन्स बोल सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स मैक्सिमम होगा वैक्यूम में। अब चलो उसको हम लोग वाटर में डुबा देते हैं, ठीक है, पानी में डुबा देते हैं भाई, ठीक है। देखो तो ये अपना Q1 है और ये अपना Q2 है, समझना बात को, एकदम बढ़िया तरीके से फील लेना। और ये अपना डिस्टेंस R, ठीक है, क्या है, R डिस्टेंस है। अब जरा सोचो, चलो ये मान के चलते हैं ये पॉजिटिव Q1 है और ये नेगेटिव Q2 है, ठीक है। देख लो यार, ये माइनस Q2 और ये प्लस Q1, ठीक। अब देखो होगा क्या, होगा ये ना, चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको यहाँ पर जगह बना लेता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा समझो इस बात को कि क्या होने वाला है। चलो हाँ, थोड़ा सा कंटेनर का साइज को बड़ा कर लिया, उम्मीद है कि यहाँ तक दिख रहा होगा। हाँ अब देखो यार, अगर यहाँ पर वाटर है, ठीक है, आप लोग को पता है वाटर H प्लस और OH माइनस आयन में टूट सकता है, तो ये प्लस Q1 जो है ना वो सारा OH माइनस को अपनी तरफ बुला लेगा, ठीक है। बहुत गंदा नेचर का है ये, ठीक है। देखो इसको नेगेटिव चार्ज जो है चारों तरफ से घेर लिया है इसको, ठीक उसी तरह से जो नेगेटिव चार्ज होगा उसमें सारा का सारा H प्लस आयन यानी जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसमें वाटर का मॉलिक्यूल में, वो इसको चारों तरफ से घेर लेगा। लेकिन ध्यान देना, अभी रुको, चारों तरफ से भी इक्वालिटी में घेर लिया, इसको भी चारों तरफ से पॉजिटिव चार्ज यानी ऑपोजिट चार्ज जो है एक दूसरे को घेर लिया है, ठीक है। अब होगा क्या, सोचो, क्या अगर इसको ऑपोजिट हर एक में इक्वालिटी में घेरा है जो नेगेटिव चार्ज, क्या इस पे माइनस Q2 का भी असर होगा? बोले हाँ यार, ये माइनस क्या करेगा, इस नेगेटिव वालों को दूर भगाएगा, लोग भाग यहाँ से, मेरा दोस्त पे तुम लोग नजर डाले हुए है ना, तो इसको नेगेटिव वालों को थोड़ा इधर शिफ्ट कर देगा, ठीक है। उसी तरह से इस माइनस Q2 पे सारा पॉजिटिव चार्ज घेरा हुआ है, देख सकते हो, तो ये प्लस क्या बोलेगा कि मेरा दोस्त को तुम घेर लिया है, भाग यहाँ से, हम तुमको रिपेल करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल्सन होगा, तो इधर डेंसिटी कम हो जाएगा और इधर डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा। ये बात आप लोग को एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखो यार, ये Q2 इस Q1 पे मान लो पहले अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा था 100 न्यूटन का, और ये भी Q1 भी Q2 पे 100 का लगा रहा था, अभी भी उतना ही लगाएगा। मीडियम के आने से इन दोनों में फोर्स का वैल्यू में कोई रिड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन कम क्यों होता है ये बात समझना आप लोग। देखो अब सोचो यार, ये नेगेटिव इधर ज़्यादा इधर कम, अब इस Q1 पे इधर तो मान लो 10 न्यूटन, मान लो सपोज दैट 30 न्यूटन का फोर्स लगा, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, समझना 30 न्यूटन का, इतना भी ज़्यादा रिड्यूस नहीं होता है। देखो 30 न्यूटन का इधर नेगेटिव लगाया और इधर तो नेगेटिव कम है, तो इसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन 10 न्यूटन से, कितना, 10 न्यूटन से, ठीक है। अब सोचो जरा, इधर इस चार्ज पार्टिकल पे एक नया चार्ज पार्टिकल जो घेर लिया था, लेकिन इसके वजह से वो उसको रिपेल किया, तो इधर डेंसिटी ज़्यादा हो गया चार्ज का और इधर कम हो गया, तो इधर जो है एक नया फोर्स एग्जर्ट हो गया 30 न्यूटन का, और उधर कम चार्ज था तो माइनस चार्ज कम था, तो यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा है। अब अगर मैं बात करूँ, इधर 30 इधर 10, तो नेट अभी भी 20 इधर होगा यार, इधर 20 न्यूटन से लग रहा है, ठीक है, क्योंकि नेट इफेक्टिव अब Q1 पे कितना होगा, 20। ये Q2 तो Q1 पे तो 100 लगा रहा था उधर, अब ये नया चार्ज जो आ गया है उसकी वजह से नेट 20 इधर आ रहा है। अब बताओ इस Q1 पे नेट फोर्स कितना होगा, 100 इधर और 20 इधर, तो नेट लगेगा कि इधर कितना है, 80 न्यूटन, ठीक है, कितना है, 80 न्यूटन। ठीक उसी तरह से सोचो, ये Q1 की वजह से मान लो इधर ये शिफ्ट हो गया पॉजिटिव चार्ज, इधर डेंसिटी ज़्यादा इधर कम, तो इधर मान लो सपोज दैट वही 30 न्यूटन लगा है, और इस पे मान लो सपोज दैट इधर 10 न्यूटन लगा रहा है, चूंकि इधर चार्ज पार्टिकल कम है, तो अभी भी नेट इस पे कितना लग रहा है, इधर 20 न्यूटन का। अब ये Q1 Q2 को तो अपनी तरफ 100 न्यूटन के फोर्स से लगा रहा था, अब वो 20 तो रिलेटिवली उधर लग रहा है, तो नेट अब इस पे कितना होगा, 80 न्यूटन किधर होगा, इस डायरेक्शन की तरफ। तो जब मीडियम आ जाता है, तो मीडियम आने से क्या होता है कि उस मीडियम का प्रॉपर्टी होता है कि उस चार्ज पार्टिकल पे, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स एग्जर्ट कर देता है, तो नेट जो है फोर्स घट जाता है। और ये प्रॉपर्टी आप लोग जानते हो कि इंट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर चार्ज पार्टिकल। अगर इस Q1 पे या फिर Q2 पे अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आ रहा है, तो इन Q1 Q2 में जो पहले से फोर्स जितना लग रहा था उसमें कोई रिड्यूस नहीं होगा, और जैसा कि देख सकते हो हुआ भी नहीं। हुआ क्या कि इस Q1 पे जो नया चार्ज पार्टिकल आया है रिलेटिवली एक और फोर्स लगा दिया ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो नेट जो है उस चार्ज पार्टिकल पे घट गया। बट ऐसा नहीं है कि Q2 जो है फोर्स का वैल्यू को कम कर दिया, ये बात आप लोग एकदम बढ़िया तरीके से समझना इस चीज को, ठीक है। तो ये एकदम प्रॉपर्टी यहाँ पर फॉलो हो रहा है कि इंट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर चार्ज पार्टिकल। किसी तीसरे चार्ज पार्टिकल की वजह से उन दोनों चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा था उसमें कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। चलो यार, इतना तो एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन हो गया। अब क्या करें, अब देखो, अब बस आप लोग को याद रखना है कि सिर्फ फॉर्मूला अभी आप लोग याद रखो कि वैक्यूम में ही आएगा। सवाल में कुछ नहीं बोला है, मतलब वैक्यूम के लिए है, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में वैक्यूम में ही आता है। तो बस याद रख लो कि फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप लोग पूरा का पूरा याद रख लो, कितना होता है 9 × 10⁹, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो कूलम्स लॉ में जो फोर्स डिफाइन हुआ वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आया है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁹। बोले हाँ यार बहुत शानदार, अब क्या करें, अब क्या करें। अब हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। न्यूमेरिकल के लिए यार हम लोग एक नया लेक्चर लेंगे जिसमें पूरा का पूरा कूलम्स लॉ का न्यूमेरिकल ही होगा, ठीक है। चलो, तो सीबीएसई में तो कोई इशू नहीं आने वाला है, ठीक है, और जेई लेवल का भी न्यूमेरिकल हम लोग करने वाले हैं बहुत सारा, ठीक है। तो बहुत सारा न्यूमेरिकल करेंगे। देखो, अब देखो यार, अब हम लोग कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे देखो, ध्यान देना, है ना, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। समझना इस बात को, ठीक है, कि वेक्टर फॉर्म में हम लोग उसको कैसे लिखेंगे। हो सकता है वो ऊपर ना दिखे, चलो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। चलो यार देखो, ठीक है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। चलो अब देखो यार, कूलम्स लॉ को अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है ना, तो सिंपली देखो मैं क्या करूँगा, देखो बहुत मज़ा आएगा आपको। देखो, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर 2 चार्ज पार्टिकल लेते हैं, चलो देखो यार, एक चार्ज पार्टिकल हम लोग यहाँ, पहले इसका फ्रेम चेंज कर देता हूँ, देख सकते हो। देखो, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि 2 चार्ज पार्टिकल ले रहे हैं। देखना एकदम बढ़िया तरीके से आप लोग को फील आना चाहिए। देख लो यार, एक Q1 चार्ज पार्टिकल है और एक Q2 चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। चलो इसका भी मैं थोड़ा नोटेशन चेंज कर देता हूँ, फ्रेम, ताकि आप लोग को एकदम विजिबल हो पाए। चलो यार देखो, एकदम शानदार, बहुत बढ़िया। अब क्या करें, अब देखो यहाँ पर जो है Q1 चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पर जो है ये Q2 चार्ज है। बोले हाँ यार ठीक है, इसका पता है ये ऑरिजिन से ये अपना x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये बात तो आपको पता है। इस Q1 का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है R1 वेक्टर और इसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है R2 वेक्टर, ठीक है। बोले हाँ बहुत शानदार। अब देखो यार, हम लोग को पता है कि कौन सा फोर्स निकालना है। अभी मान लो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव में है और ये भी पॉजिटिव में है, ठीक। चलो, ये Q1 के अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग फोर्स लगेगा यार, देख लो, ये Q1 की वजह से फोर्स लगेगा इधर, जिसको हम लोग नाम देंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। इस Q2 की वजह से फोर्स इसको रिपेल करेगा, इसको नाम देंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है, और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। अगर हम लोग बात करें फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, अगर ये इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलो अभी हम लोग K ले रहे हैं, ठीक है, K Q1 Q2 तो ठीक है, पहले मैग्नीट्यूड लिख लो यार, ठीक है, बाई आर स्क्वायर, ये तो अपना हो गया मैग्नीट्यूड, ठीक है। लेकिन हम लोग को यार लिखना है वेक्टर फॉर्म में, तो मैग्नीट्यूड को तो हटाना पड़ेगा। चलो इसको हटा देते हैं, देख लो, तो इसको हम लोग ये हटा दिए, देख सकते हो। तो हम लोग को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो पता है मुझे कि जब भी मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक हम लोग यूनिट वेक्टर से आर का यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन यहाँ पर यार ये आर होगा क्या, अब देखना, ध्यान देना, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। देखो ध्यान देना, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मुझे चाहिए फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है। तो देखो ये डेल्टा आर जो होगा ना, ये डेल्टा आर वो कितना होगा यार, देख लो डेल्टा आर कैसे होगा, देख लो, ये डेल्टा आर यानी R1 माइनस R2 या R2 माइनस R1। तो समझना बात को, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ठीक है। क्या होता है, या फिर ट्रायंगल लॉ आप लोग अप्लाई कर सकते हो। देख लो इसका डायरेक्शन इधर है ना यार, देख लो R2 वेक्टर प्लस डेल्टा आर, देख लो मैं यहाँ दिखाता हूँ। अगर ये F12 वाला लिख रहा हूँ तो देखो 1 पे फोर्स 2 की वजह से किधर लग रहा है यार, इधर है, F12 का डायरेक्शन उधर है। तो देख सकते हो यहाँ पर अगर मैं एरो डाल दूँ तो ये वाला पार्ट होगा, ठीक है। देखो ये और ये सेम ऑर्डर में है और ये ऑपोजिट ऑर्डर में है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे जल्दी बताओ, ट्रायंगल लॉ अप्लाई करेंगे तो R2 वेक्टर प्लस सेम ऑर्डर वाला को ऐड करते हैं डेल्टा आर वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू ये ऑपोजिट ऑर्डर वाला जो होता है वही अपना रिजल्टेंट वेक्टर होता है, इट मींस R1 वेक्टर। तो डेल्टा आर वेक्टर कितना हो जाएगा यार, देख लो R1 माइनस R2 वेक्टर। और वैसे अगर मैं बताऊँ ना, तो जो फोर्स निकालना है उसका डायरेक्शन देख लो, ठीक है। मतलब 2 के वजह से 1 पे फोर्स, डायरेक्शन उधर है, तो इसका मतलब 2 के वजह से 1 पे फोर्स लग रहा है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, इट मींस R1 माइनस R2। अगर मैं बोलूँ 2 पे फोर्स निकालो 1 के वजह से, तो फाइनली ये है, तो इट मींस R2 माइनस R1 हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो K तो है अपना, और ये अपना Q1 Q2 तो है ही, और यहाँ पर क्या हो जाएगा देख लो, इसका यूनिट वेक्टर कौन सा लेंगे, R1 माइनस R2 वेक्टर का, ठीक है। R1 माइनस R2 का यूनिट वेक्टर लेने वाले हैं और डिवाइडेड बाय यहाँ पर R स्क्वायर है। अब जरा बताओ यार, देखना, ध्यान देना, अगर मैं डेल्टा आर निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो ये डेल्टा आर अगर R1 माइनस R2 वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड लूँ, ठीक है, क्या लूँ, मैग्नीट्यूड, तो कितना होगा यार जल्दी बताओ,
R1 माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो वही होगा डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड, वो तो चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड के बराबर ही होगा, जो कि हम लोग इसको आर बोल रहे हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, डेल्टा आर बोलो या फिर आर वेक्टर बोलो, तो हम लोग इसको सिंपली आर का मैग्नीट्यूड यानी आर लिख सकते हैं। बोले हाँ यार चलो ठीक है। अब क्या करें, अब देखो किसी भी यूनिट वेक्टर को चेंज करें तो कितना हो जाएगा, उधर यार आप लोग को दिख रहा है, हाँ चलो ठीक है, k q1 q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर बोले तो आर ही स्क्वायर है। चलो आर स्क्वायर की जगह आर की जगह हम लोग लिख सकते हैं R1 माइनस R2, देख लो सेम, ठीक है। R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड देख लो ये आएगा, ठीक है, इस फॉर्म में आएगा, इनटू इसका यूनिट वेक्टर को चेंज करूंगा तो R1 माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसका स्क्वायर था यार तो यहाँ पर स्क्वायर लगा दिए, और यह आ गया R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर जो फोर्स आ गया वो k q1 q2, और यह आ गया आपका R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है, डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब, क्योंकि स्क्वायर है और यहाँ पर ये है, तो देख लो ये आ गया आपका फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। क्या आ गया आपका फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो देख सकते हो इस चीज़ को हाईलाइट कर लेना। अगर आप लोगों को फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 चाहिए तो सिंपली यहाँ पर R2 माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 का होल क्यूब, सिमिलरली आप लोग ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। बोले हाँ यार अब क्या करें, अब करना कुछ नहीं है, तो ये इसका एक मैं न्यूमेरिकल करवा देता हूँ, ठीक है। चलो आप लोग को एकदम बहुत ही बिंदास वे में समझ में आ जाएगा। देखो यार कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म का एक न्यूमेरिकल करवा देता हूँ ताकि आप लोग को फील आ जाए। देखो अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर देखो एक अपना ये है, ठीक है, और एक ये है। चलो अब देखो यार अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दो चार्ज पार्टिकल है, एक Q1 और एक Q2, ठीक है, समझना बात को। देखो चलो अब हम इसका एनोटेशन वगैरह चेंज कर देता हूँ, एनोटेशन बोल रहा हूँ मतलब इसका फ्रेम चेंज कर देता हूँ, ठीक है। चलो देखो यार चलो अब मैं बोल रहा हूँ कि ये अपना Q1 चार्ज है, कुछ भी देगा यार, और ये अपना Q2 चार्ज है ना, देगा ये कुछ भी, मान लो Q1 और Q2 देगा, और ये इसका R1 वेक्टर दे देगा और ये R2 वेक्टर दे देगा, ठीक है। देखना इसका मान लो पार्टिकल है 1, 2, 3, ठीक है, इसका है मान लो 2, 1, 2, तो कुछ भी हो सकता है, 2, 1, 2। चलो अगर मैं बोलूँ कि इसका डेल्टा आर निकालो ये वाला, तो कैसे निकालोगे, अगर मुझे निकालना है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो देखो यार एक तो तरीका है आप लोग के पास जो क्लास 10th में आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े हो, रूट अंडर में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, यहाँ z भी आ गया इसलिए, या फिर यार आप लोग पोजीशन वेक्टर लिख करके उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। कैसे निकालोगे, चलो मैं पहले पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने सिखाता हूँ, ठीक है, तभी आप लोग को फील आएगा। अगर मैं बोलूँ मुझे ना R2 माइनस R1 चाहिए, मतलब यही ना अपना R होगा यार, देख लो यही अपना R होगा, इसका डिस्टेंस निकालना है। तो देखो अगर मैं यहाँ पर ट्रायंगल लो लगाऊं, ठीक है, तो सिंपली देखो अगर मुझे R21 निकालना है, ध्यान देना बढ़िया तरीके से, ठीक है, क्या निकालना है R21, ठीक है, R21 निकालना है, मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 निकालने वाले हैं। R21 मतलब R2 माइनस R1, देख लो R21 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड R2 माइनस R1। अगर मैं वेक्टर में लिखूँ तो वेक्टर में लिख लो, ठीक है। तो R21 अगर मुझे निकालना है देखो तो ये यही R के बराबर होगा यार, है ना, क्या होगा R के बराबर होगा, मैग्नीट्यूड तो दोनों का बराबर होगा। अब देखो अगर मैं बात करूं तो देखो R21 अगर मैं निकालूं यहाँ से, ठीक है, जो कि R2 माइनस R1, तो R2 वेक्टर को लिख लो, कितना आ जाएगा 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, माइनस R1 वेक्टर लिख लो i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो भी R21 जो आएगा ना वो कितना आ जाएगा देख सकते हो, है ना, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप में हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना i कैप प्लस 2j कैप, देख लो ब्रैकेट में रखना i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अब आता है ना सब्ट्रैक्ट करने, 2i कैप में 1i कैप जाएगा तो i कैप बचेगा, j कैप में 2j कैप जाएगा तो माइनस j कैप बचेगा, 2k कैप में माइनस 3k कैप जाएगा तो कितना होगा माइनस k कैप बचेगा। अब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालने बोलूँ, ठीक है, तो निकाल लेना, कितना आएगा रूट अंडर में i कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर, बस हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकल गया तो बहुत ही सिंपल आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। तो R21 बोलो या R2 माइनस R1 बोलो, देख लो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, वही ना निकाल रहे हैं, देख लो R21 मतलब R2 माइनस R1 वेक्टर। अगर मैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर निकालूं तो क्या होगा, सिंपली i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, इट मीन्स R1 वेक्टर को पहले लिख लेंगे, फिर R2 वेक्टर लिखना है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप और R1 माइनस R2 कर देंगे। और इसका अगर मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूं तो दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा, जो कि इस
का डिस्टेंस होगा Q1 और Q2 के बराबर। ठीक है, तो चाहे कोई सा भी निकालने के लिए बोला जाए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो मैं आप लोग को थोड़ा फील भी दिलवा देता हूँ इस चीज़ को। 2 1 2 था। चलो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ 2 1 2। तो देखो यार मुझे पता है कि अगर मैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 लिखूँ तो फॉर्मूला क्या था यार, K Q1 Q2 बाई, देखो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 तो क्या होगा R1, देखो 1 पे फोर्स 2 की वजह से तो R1 माइनस R2 था, यहाँ पर देख लो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब, और यहाँ था R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, अगर मैं बात करूँ F21 तो F21 कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 तो हो गई, और यहाँ R2 माइनस R1 वेक्टर होगा, देख लो, और इसका मैग्नीट्यूड का क्यूब। अच्छा यहाँ पर मॉड लगा देना चूँकि मैग्नीट्यूड लेते हैं इसका। ठीक है, तो ये मॉड होगा क्यूब, और ये हो गया आपका R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ जो Q1 Q2 होगा उसको साइन के साथ रखना है। ठीक है, कैसा रखना है, साइन के साथ। पॉजिटिव में होगा तो पॉजिटिव में रखना है, नेगेटिव में होगा तो नेगेटिव में रखना है। R12 कैसे निकलेगा यार, तो सबसे पहले आप लोग R1 वेक्टर लिख लेना, फिर R2 वेक्टर लिख लेना, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। R1 वेक्टर कितना होगा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। R2 वेक्टर कितना हो जाएगा, देख लो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। उसी तरह से R1 वेक्टर कितना आ जाएगा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। चलो मैं यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब बस सिंपली अगर आपको R1 माइनस R2 चाहिए तो R1 वेक्टर दिया हुआ है, R2 वेक्टर दिया है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पुट करो, और जो R1 माइनस R2 वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। आता है आप लोग को निकालने, रूट अंडर में i कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर। बोले हाँ यार बहुत शानदार। ठीक है, अब देखो मैग्नीट्यूड अगर आप लोग निकालते तो डायरेक्टली ये डिस्टेंस फार्मूला से या फिर निकाल लो डिस्टेंस, उसके बाद K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर उससे निकालो, या फिर पहले वेक्टर फॉर्म में निकाल लो, वो वेक्टर फॉर्म में आएगा। यहाँ पर बचेगा आपका i कैप j कैप और k कैप, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना फोर्स का। ठीक है, रूट अंडर में i कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपली ये जो वैल्यू आएगा ना, वैल्यू को छोड़ देना, उसका स्क्वायर कर देना, और ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल करके कर लेना, तो देखना दोनों में रिजल्ट सेम आएगा। चाहे आप लोग वेक्टर फॉर्म निकाल लो पहले, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालो, या फिर सिंपली आप लोग जैसे आप लोग मैग्नीट्यूड निकालते हो सिर्फ K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो Q1 Q2 रहेगा और इसका R जो है आप लोग निकाल लेना, चाहे R1 माइनस R2 से या फिर R2 माइनस R1 से, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना, वही होगा जो कि इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस होगा। ठीक है, चलो इतना तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को एकदम बहुत ही शानदार वे में समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे लिखते हैं। बस सिंपली यार अगर मुझे F12 चाहिए तो यहाँ याद रखना R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड का क्यूब। ठीक है, और यहाँ R1 माइनस R2 वेक्टर। अगर F21 चाहिए तो R2 माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब, और यहाँ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, वो डिपेंड करेगा, 2 1 है तो 2 माइनस 1, 1 2 है तो 1 माइनस 2। ठीक है, यहाँ क्यूब आ जाता है क्योंकि यहाँ पर भी वेक्टर है। ठीक है, तो वो कट जाएगा जब हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो चलो इतना बात समझ में आ गया होगा। अब देखो यार, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कूलम्स लॉ तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये पीपीटी में देख सकते हो। ठीक है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट charges is directly proportional to product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them acting along the line joining the two charges। देख सकते हो यहाँ वैक्यूम में क्या लिखे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, जो कि आप लोग देख सकते हो। Q1 Q2 अपना पॉइंट चार्जेस है। ठीक है, ये दो तरह का चार्जेस होता है, एक होता है पॉइंट चार्जेस, एक होता है एक्सटेंडेड चार्जेस। तो एक्सटेंडेड के लिए यार हम लोग किसी पॉइंट चार्ज मतलब छोटे से एलिमेंट कट करके हम लोग वहाँ पर फोर्स निकाल लेते हैं, उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देते हैं लोअर लिमिट से लेकर के अपर लिमिट तक। तो इसको भी हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन कि कैसे करते हैं और कैसे हम लोग फोर्स का वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एक्सटेंडेड चार्ज के लिए अब देखो डिपेंड्स ऑन फोर्स, किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। एक तो Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ये लाइक चार्ज एक दूसरे को देख सकते हो कि रिपेल करेगा और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को। चलो यार, ये बात तो एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। अब देखो, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अपना है परमिटिविटी। अब परमिटिविटी तो यार हम लोग थोड़ा सा पढ़ ही लिए। ठीक है, कि क्या होता है परमिटिविटी। जो होता है परमिटिविटी मतलब परमिट करना। परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। ठीक है, वो मीडियम का प्रॉपर्टी है, ना कि चार्जेस का, कि जाओ और फोर्स का वैल्यू को बढ़ा दो। नहीं, परमिट कर तो रहा है लेकिन मीडियम को परमिट कर रहा है कि जाओ और जो भी दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर जो प्यार मोहब्बत कर रहे हैं उस प्यार मोहब्बत को तोड़ दो, है ना, उन लोग को जुदा कर दो, मिलने मत दो। ठीक है, कहने का मतलब ये है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन वैक्यूम इज गिवन बाय। पता है कि वैक्यूम में फोर्स इतना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, यानी वैक्यूम है। और जैसा कि मैं बताया कि वैक्यूम के लिए डिफाइन होता है, लेकिन एयर और वैक्यूम में ज़्यादा नहीं
होने की वजह से हम लोग यहाँ पर एयर में भी यही फॉर्मूला लगा सकते हैं। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट कैसे निकाला जाता है ये मैं बता चुका हूँ, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिजिकल मीनिंग क्या है, अ मीडियम रिड्यूसेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, तो परमिटिविटी का मतलब यही है कि वो मीडियम का प्रॉपर्टी होता है ना, कि फोर्स का वैल्यू को रिड्यूस कर देता है। जैसा रिलेटिव परमिटिविटी ग्रेटर, तो रिडक्शन फोर्स भी जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब अगर समझ लो कि मीडियम को परमिट कर रहा है ना, एकदम ऐसे ही हल्के में कि जाओ और फोर्स का वैल्यू को कम कर दो, बस थोड़ा सा कम करेगा, मतलब इम्पैक्ट पड़ेगा। अब मान लो मीडियम बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी बहुत ज़्यादा है। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है मैं बताऊंगा, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, मतलब वैक्यूम के रिस्पेक्ट में जो परमिटिविटी होता है, ठीक है, वो कितना गुना है किसी दूसरे मीडियम में, उसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, अब बोलेगा जाओ चार्ज का वैल्यू, जो चार्ज छटपटा रहा है उसका फोर्स का वैल्यू को कम कर दो, तो बस समझ लाना कि बहुत स्ट्रांगली बोला जा रहा है, इसका मतलब है अब तो काम तो करना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो समझ सकते हो यहाँ पर परमिटिविटी क्या है। परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज द प्रॉपर्टी ऑफ permittivity of a medium is the property of a material that determines the magnitude of electrostatic force between charges placed in। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन देखो यहाँ पर फोर्स के जो परमिटिविटी है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर हम लोग परमिटिविटी को बढ़ाएंगे तो फोर्स का वैल्यू को घटाना पड़ेगा। देख लो है ना, फोर्स इज, यहाँ लिख देता हूँ, फोर्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एप्सिलॉन के, मतलब परमिटिविटी के। ठीक है, तो परमिटिविटी ज्यादा मतलब समझ जाओ कि मीडियम को ज्यादा परमिट कर रहा है कि जाओ और फोर्स का वैल्यू को घटा दो। ठीक है, ये बात आप लोग फील के साथ समझ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये चीज कहाँ से आया, चलो हम लोग यार थोड़ा इसको फील लेते हैं। ठीक है, ये पीपीटी में फील नहीं आता है, जब मैं लिख करके पढ़ाता हूँ ठीक है तो आप लोग को ज्यादा फील आएगा। बोले हाँ यार फील ही तो चाहिए लाइफ में। ठीक है, बिना फील का कुछ भी नहीं होता है। देखो समझना बात को, अगर मैं उन दोनों चार्ज पार्टिकल को, ठीक है, अगर मैं उन दोनों चार्ज पार्टिकल को अगर मैं r डिस्टेंस पे रखा हूं तो बताओ यार, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 या फिर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 दोनों सेम होगा। कितना होगा यार, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बोले हाँ यार ये रहा इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं बोलूं कि इन्हीं चार्ज पार्टिकल को अगर मैं किसी मीडियम में रख दिया हूं, ठीक है, सेम डिस्टेंस भी सेम है, ठीक है, किसी मीडियम में रख दिया हूं तो पता है फोर्स ऑन मीडियम कितना होगा। यहाँ पर मान लो एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन होगा, देख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन, चूंकि यहाँ पर अलग मीडियम के लिए डिफाइन हो रहा है। ठीक है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका, देख सकते हो ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं बोलूँ कि दोनों को डिवाइड दे दो, ठीक है, वैक्यूम में हम लोग F0 से दिखाते हैं या फिर F से भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अगर मैं बोलूँ इन दोनों को ना डिवाइड कर दो, ठीक है, क्या होगा डिवाइड करने से, तो 1 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो देखो ध्यान देना F0 बाई FM है ना, FM रेडियो वाला FM नहीं है ये। ठीक है, फोर्स ऑन मीडियम। ठीक है, देखो इसका वैल्यू कितना है यार, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसका वैल्यू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन है ना, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन मतलब किसी भी मीडियम के लिए हो सकता है, चलो मैं यहाँ पर मीडियम के लिए M से दिखा देता हूँ। ठीक है, ताकि पता चले कि ये किसी मीडियम का परमिटिविटी है। ठीक है, चलो अब बताओ यार, देख लो 1/4 पाई और 1/4 पाई कट जाएगा, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा देख सकते हो 1/एप्सिलॉन नॉट बाई 1/EM परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब बताओ ये पलट जाएगा तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम ऊपर चला जाएगा और एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ये है, चलो मैं नेक्स्ट लाइन में लिखूं, देखो नेक्स्ट लाइन में लिखता हूं इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट पीपीटी में देखो F0 बाई FM क्या आया है देख लो, है ना, F0 बाई FM क्या आया है देख लो, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाई एप्सिलॉन नॉट, देख सकते हो है ना, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बोले हाँ यार। अब देखो अगर मैं बोलूँ कि फोर्स ऑन मीडियम कितना आएगा यार, तो मीडियम पे फोर्स कितना आएगा देख लो, तो मीडियम ऊपर देखो, और ये जो EM बाई ई नॉट आया है इट मीन्स एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन किसी मीडियम का जो आया है, ठीक है, वो इसका रेशियो को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। अब देखो रिलेटिव टर्म क्या निकालता है, पहली बात यहाँ पर समझ लेना बात को थोड़ा सा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ जैसे कि मैं बताया था वैक्यूम में तो कोई ऐसा मीडियम नहीं है जो फोर्स का वैल्यू को रिड्यूस करेगा, लेकिन अगर अलग अलग मीडियम होगा, ऑयल होगा, घी होगा, वाटर होगा, ठीक है, तो सभी का अलग अलग परमिटिविटी याद करना पॉसिबल है क्या। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो ना 3 दोस्त हैं, ठीक है, 3 दोस्त हैं, चलो मैं इसका वेट बताता हूँ। ठीक है, इसका मान लो वेट है 2.5 kg, सपोज करना 2.5 kg, ये A दोस्त है, ये B दोस्त है और ये C दोस्त है। इसका वजन है मान लो 5 kg, ठीक है, या चलो 5 नहीं लेते हैं, इसका 7.5 kg, ठीक है,
7.5 kg, ठीक, 7.5 kg। अब जरा सोचो इसका अगर मैं ले लेता हूँ 12.5 kg। अब बताओ अगर ऐसा ऐसा 10 दोस्त है तो क्या 10 दोस्त का यार इस तरह से वेट याद रखना पॉसिबल है? नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि कहीं ना कहीं किसी के टाइम्स हो सकता है। यहाँ देखो इसका ये 3 गुना है, 3 गुना, ठीक है, और इसका देख लो इससे इसके रिस्पेक्ट में ये कितना है, 4 गुना है, सॉरी कितना गुना है देख लो, 2.5 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 12.5 आएगा, देख लो, तो ये 3 गुना हो गया और ये 5 गुना हो गया, देख सकते हो, ठीक है, कितना गुना हो गया, 5 गुना, ठीक है, क्योंकि 4 गुना लेंगे तो 10 और 5 गुना होगा तो 12.5। इसका मतलब ये है कि इतना पेचीदा वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू याद रखने से बढ़िया है कि हम लोग को देखेंगे कि यहाँ पर एक्चुअली में ऑब्जर्व करेंगे कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो किसी के टाइम्स हो सकता है। किसी एक बंदा को पकड़ लो और सब उसी का मल्टीपल में होगा, है ना, 3 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल। तो हम लोग सिर्फ ए वाला का वेट याद रख लेंगे कि अच्छा 2.5 kg है, ठीक है, कितना है, 2.5 kg, ठीक। अब बी का जो है उसका 3 गुना है, सी का जो है 5 गुना है, बस ऐसे याद रख लेंगे। अब मुझे अगर बी का निकालना होगा ना, बी का, तो कैसे निकालेंगे, देखो मुझे पता था ए का कितना है 2.5 kg इंटू, अच्छा बी का कितना टाइम्स, मतलब ए का कितना गुना था बी का, बोले 3 गुना था, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो 7.5 kg, देख लो बी का भी निकल जाएगा। उसी तरह से अगर मुझे सी का चाहिए तो बस मुझे पता होना चाहिए कि ए के रिस्पेक्ट में कितना टाइम्स है, तो 5 गुना है ए के रिस्पेक्ट में, और ए का वजन था 2.5, तो कितना आ जाएगा देख लो, 12.5 kg आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बहुत पेचीदा वैल्यू को याद नहीं रखते हैं, तो वहाँ पर हम लोग को पता है कितना मल्टीपल्स में है, ठीक है, किसके मल्टीपल्स में है बस वो देखना है। तो ठीक उसी तरह से मुझे पता है जितना भी मीडियम होता है ना, ठीक है, तो वो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में होता है, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में कितना गुना है, 2 गुना है, 5 गुना है, 10 गुना है। तो ये रिलेटिव वर्ड जो है आता है तो हम लोग को थोड़ा ईजी हो जाता है वैल्यू को याद रखना, ठीक है। तो सिंपली देखो यार, ये अपना एफ अगर मैं निकालूं तो एफ कितना हो जाएगा, देख लो, एफ ऊपर और ई आर नीचे, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, देख सकते हो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ ऊपर तो एफ नॉट बाई ई आर, इट मीन्स रिलेटिव परमिटिविटी। अब जरा सोचो यही फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ था, बोले कहाँ पर, देखो देखो यार, है ना, यहाँ लिखा हुआ था फोर्स ऑन एनी मीडियम, ठीक है, तो वैक्यूम में जितना फोर्स होगा डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, और परमिटिविटी मतलब ज़्यादा होगा तो समझ लो वैक्यूम से फोर्स घट जाएगा उस मीडियम में, तो जैसा मीडियम उस मीडियम में फोर्स उतना ही घट जाएगा। अगर उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी बहुत ज़्यादा है, रिलेटिव मतलब क्या होता है यार, कि एक्चुअली में वैक्यूम के रिस्पेक्ट में कितना गुना फोर्स का वैल्यू को रिड्यूस करेगा, ठीक है, कितना गुना फोर्स का वैल्यू को रिड्यूस करेगा। अच्छा एक बात बताओ, बोले कौन सा बात, अगर मैं बोलूं कि बताओ वैक्यूम में कितना होगा, बताओ यार, अगर मैं जैसे एग्जांपल दिया था ए दोस्त जो था, ठीक है, ए दोस्त, अच्छा मिट गया वहाँ पर, 2.5 है, तो उसका खुद से कितना टाइम्स है, 1 टाइम्स है यार, तो वैक्यूम में, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में 1 टाइम्स होगा। तो सोचो अगर मैं वैक्यूम में रखा हूँ तो वहाँ पर जो रिलेटिव परमिटिविटी होगा कितना होगा, 1 होगा, मतलब कोई भी नहीं होगा मीडियम में पार्टिकल जो फोर्स का वैल्यू को कम करे। अगर मान लो सपोज दैट कि मैं वैसा मीडियम में अगर उसको रख दिया हूँ, ठीक है, वैसा मीडियम में उसको रख दिया हूँ जो कि उसका रिलेटिव परमिटिविटी 2 है, कितना है, 2 है, इसका मतलब समझते हो, ठीक है, मतलब अगर वाटर में डाल दिया मान लो, या मान लो कोई भी मीडियम में डाल दिया, ठीक है, उसका रिलेटिव परमिटिविटी 2 है, इसका मतलब पता है वैक्यूम में मान लो अगर 100 न्यूटन का फोर्स होता वैक्यूम में, है ना, मान लो दोनों चार्ज पार्टिकल पे वैक्यूम पे फोर्स कितना होता, 100 न्यूटन का। अगर वही चार्ज पार्टिकल को सेम सेपरेशन में अगर किसी दूसरे मीडियम में डाल दिया हो जिसका रिलेटिव परमिटिविटी 2 है, इसका मतलब है कि इससे, ठीक है, मतलब 2 गुना, मतलब समझ लो कि एक्चुअली में परमिट कर रहा है परमिटिविटी कि जाओ और फोर्स का वैल्यू को रिड्यूस कर दो। मतलब पता है उसका फोर्स का वैल्यू कितना आएगा, देख लो, जितना वैक्यूम में फोर्स था यानी 100 था, डिवाइडेड बाई उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी जितना है उससे डिवाइड दे दो, तो मतलब इसका फोर्स का वैल्यू को आधा कर देगा, ठीक है। अगर मान लो रिलेटिव परमिटिविटी 5 है, मतलब 1/5 टाइम्स कर देगा फोर्स का वैल्यू को, है ना, 1/5 टाइम्स, ठीक है, तो रिड्यूस कर देता है फोर्स को। ये बात आप लोग को समझ में आया होगा। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तब आप लोग को फील भी आएगा कि एक्चुअली में क्या है। देखो यार एग्जाम्पल ये है कि अगर मान लिया जाए मेरे पास Q1 और ये रहा Q2, ठीक है, चलो थोड़ा सा PhD कर लेते हैं इसमें, ये डिस्टेंस R है। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर ना फोर्स का वैल्यू है सपोज दैट F0 है अपना F, ठीक, अगर मैं उसका सपोज कि ये Q1 Q2 है, सेपरेशन सेम है, अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस को मान लिया जाए डबल कर दिया, चलो डबल नहीं किया, R ही है, ठीक है, लेकिन इसको अलग मीडियम में डिवा दिए, तो उस मीडियम में पता है फोर्स का वैल्यू मान लो आधा हो गया या फिर मान लो F/4 हो गया, तो बताना आपको ये है कि बताओ उसका रिलेटिव परमिटिविटी क्या है। तो जरा सोचो यार, थोड़ा बुद्धि लगाओ। मुझे पता है कि वैक्यूम में फोर्स मैक्सिमम होता है ना, फोर्स मैक्सिमम होता है, और यहाँ पर देखो फोर्स का वैल्यू रिड्यूस हो गया, कितना टाइम्स हो गया, 1/4,
कितना टाइम्स हो गया 1। या फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, अभी मैं बताया था कि F0/Fm वही होता है रिलेटिव परमिटिविटी, है ना। क्या होता है रिलेटिव परमिटिविटी। तो F0 कितना है, F है, देख लो, ऐसे भी निकाल सकते हो, है ना। F0 क्या है देख लो, F है, और Fm क्या है, F/4 है, देख लो। तो 4 F से F कट जाएगा तो 4 हो जाएगा, देख लो, इसका मतलब 4 आया। आप लोग वैसे भी देख सकते हो यार, पिछला वाला में देखो कहाँ गया। फोर्स ऑन मीडियम जो होता है वो कितना होता है, F0/ER, मतलब वैक्यूम में जो फोर्स था उसको कितना टाइम्स कम किया, उसका नीचे का वैल्यू देख लो, तो वही अपना रिलेटिव परमिटिविटी होगा। लेकिन अभी ध्यान देना है, अगर डिस्टेंस वगैरह चेंज होगा तो ये फंडा फिर लागू नहीं होगा, ठीक है। चलो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, देखो ध्यान देना, ठीक है। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी इसका 4 है, क्यों, क्योंकि वैक्यूम में फोर्स F था और उस मीडियम में जो है उसका 1/4 हो गया, मतलब उसका वैक्यूम में जितना फोर्स था उसको 4 से डिवाइड दिया गया, इसलिए इसका मतलब है कि इसका रिलेटिव परमिटिविटी 4 है। चलो आप समझना बात को, ठीक है। अब समझना बात को, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ना एक चार्ज पार्टिकल का सेपरेशन Q1 Q2 जो कि R है, इसका फोर्स का वैल्यू मान लो वैक्यूम में F0 है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ये Q1 है और ये Q2 है, ठीक है, इसका डिस्टेंस को मैं डबल कर दिया, इसका डिस्टेंस को मैं डबल कर दिया। अब यहाँ पर जो फोर्स ऑन मीडियम है, अच्छा यहाँ पर F0 लिख दिया, ये अपना मान लो फोर्स है। चलो फोर्स कितना है, F के बराबर है। अब यहाँ पर फोर्स ऑन मीडियम पता है कितना आया, F0/8 आया है। तो बताओ रिलेटिव परमिटिविटी, अब मत बोल देना 8 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो यार डिस्टेंस भी डबल कर दिए। अब आप लोग को इतना तो पता होना चाहिए, जैसे जैसे हम लोग डिस्टेंस चार्जेस का बढ़ाएंगे तो R² का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स फोर्स का वैल्यू क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ाने से घटेगा। तो बताओ यार फोर्स वहाँ ये है, अगर हम लोग देखो यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ तब समझ में आएगा, है ना। KQ1 Q2/R², देख लो KQ1 Q2/R², ठीक है, जो कि कितने के बराबर है, F के बराबर है फोर्स, ठीक है। चलो बताओ, अब देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लगाऊं तो F = KQ1 Q2 तो सेम है, लेकिन डिस्टेंस कितना हो गया 2R², इट मीन्स 4R² होगा। अब देखो ये वाला जो पार्ट है ये अपना F के बराबर है, ये F मीडियम में निकाल रहे हैं, ठीक है, मीडियम में निकाल रहे हैं, और इसका सिर्फ डिस्टेंस की वजह से देखना है कि फोर्स कितना हो गया। अब देखो ये अपना F, तो F/4 हो गया ऑलरेडी, F/4 उस मीडियम में डिस्टेंस डबल करने से ही F/4 हो गया, ठीक है। लेकिन उस मीडियम में बोल रहा है कि 8 है, तो जरा सोचो यार, यहाँ पर F/4 किसके वजह से हुआ था, डिस्टेंस डबल करने की वजह से, लेकिन यहाँ 8 है, इसका मतलब रिलेटिव परमिटिविटी यहाँ 2 होगा, क्योंकि 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये आएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो ये बात आप लोग को समझना होगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो फोर्स है देख लिया और देख लिया कि उसके डिवीजन में कितना है, वही अपना रिलेटिव परमिटिविटी होगा। वो तो तब होगा जब डिस्टेंस भी सेम, ठीक है, चार्जेस भी सेम, ठीक है, तभी वो वाला फंडा लागू होगा। वरना आप लोग को पहले सोचना होगा कि उस वैक्यूम में फोर्स कितना था और डिस्टेंस डबल कर दिए या हाफ कर दिए तो उसके वजह से फोर्स का वैल्यू कितना आ रहा है, तो F/4 आ रहा है। और मुझे चाहिए मीडियम में F0/8 आ गया, इट मीन्स F/8 के बराबर आ गया है। इसका मतलब है कि कितना टाइम्स रिड्यूस किया है, पहले तो डिस्टेंस डबल करने की वजह से F/4 हुआ फोर्स, 1/4 टाइम्स हो गया वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, और 1/2 टाइम्स और हो जाएगा, क्यों, मीडियम की वजह से। इसका मतलब है इस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी कितना है, 2 है। क्यों, क्योंकि वो मीडियम जो है 1/2 टाइम्स किया है फोर्स को। बोले सर यहाँ तो 1/8 दिख रहा है, नहीं, यहाँ 1/8 तो दिख रहा है, लेकिन सिर्फ मीडियम की वजह से 1/8 नहीं है, डिस्टेंस डबल करने की वजह से भी फोर्स का वैल्यू रिड्यूस हुआ है, जो कि पहले से F था वैक्यूम में, अब जैसे ही डिस्टेंस डबल किए तो F/4 हो गया। अब मुझे चाहिए F/8, है ना, F0/8 जो भी बोल लो, F/8 F0/8, ठीक है, बात एक ही है, यहाँ पर देखो दोनों में एक ही है। अब जरा सोचो F/4 तो डिस्टेंस डबल करने से है, अब मुझे मीडियम में बोल रहा है कि F0/8 या फिर F/8 के बराबर हो गया, इसका मतलब इसमें कितना मल्टीप्लाई करूं, 1/2। इसका मतलब देखो ये जो फोर्स था वो वैक्यूम में ऑलरेडी पहले हो जाता, कितना, कब, डिस्टेंस डबल करने से, वैक्यूम में इतना होता, ठीक है। अब सोचो मीडियम में डुबाने की वजह से कितना चेंज हुआ, तो F/8 है, तो मतलब 1/2 होगा, मतलब इसका रिलेटिव परमिटिविटी 2 होगा। ये बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये बात एकदम बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को आ जाना चाहिए, अच्छे तरीके से। चलो एक और करते हैं, मजा आ रहा है नहीं। जैसे मान लिया जाए Q1 Q2 है, ठीक है, चलो ये अपना R है। अगर मैं बोलूँ कि इस वैक्यूम में फोर्स है, सपोज करो वैक्यूम में फोर्स है, चलो 100 न्यूटन लेते हैं, ठीक है, 100 न्यूटन एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो अब मान लिया जाए कि इस Q1 Q2 का डिस्टेंस को हाफ कर दिया, क्या कर दिया, हाफ, ठीक है, R/2 कर दिया। अब बताओ डिस्टेंस हाफ कर दिया मतलब फोर्स बढ़ेगा यार, डिस्टेंस हाफ करने पे फोर्स बढ़ता है, ठीक है, कितना होगा यार देख लो। यहाँ पर अगर मान लो ये वैक्यूम में ही अगर इसका डिस्टेंस को हाफ करते तो फोर्स कितना बढ़ता। अब यहाँ पर बोल रहा है ना फोर्स का वैल्यू जो है सपोज दैट कितना होगा उस मीडियम में, मान लो इसका रिलेटिव परमिटिविटी फाइंड आउट करना है, ठीक है, कितना रिलेटिव परमिटिविटी, मान लो सपोज दैट, चलो एग्जांपल लेते हैं इसका, वैल्यू के साथ नहीं, वही ले लेते हैं, ठीक है। मीडियम वैक्यूम में कितना है, F है,
तो बताओ उस मीडियम में एफ नॉट बाई 16 आ रहा है। अब आपको बताना है कि कितना होगा, ठीक है, समझना बात को। देखो तो सिंपली बताओ यार क्या होने वाला है। देखो तो सिंपली मुझे पता है कि अगर डिस्टेंस हाफ कर दिया, देखो फोर्स हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है, देख लो है ना, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये होता कहाँ पर, वैक्यूम में। अगर मैं वैक्यूम में ही हाफ कर देता, चाहे वैक्यूम में करो या फिर मीडियम में जाकर करो, बात एक ही है। तो मुझे ना मीडियम में जो सेपरेशन दिया हुआ है वही सेपरेशन मुझे सोचना है कि वैक्यूम में कितना है, उसके बाद ऑब्जर्व करना है कि कितना फोर्स का वैल्यू को रिड्यूस कर दिया उस मीडियम की वजह से, ठीक है, तब मुझे वहां से रिलेटिव परमिटिविटी निकलेगा। अब बताओ अगर मैं उस वैक्यूम में ही अगर इसका डिस्टेंस को हाफ कर देता तो फोर्स कितना हो जाता, K Q1 Q2 बाई R बाई 2 का स्क्वायर, मतलब R स्क्वायर बाई 4, और 4 से तो ऊपर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये वाला पार्ट कौन है, देख लो एफ नॉट है। मतलब उस मीडियम में जो है अगर डबल कर दिया ना तो फोर्स कितना होगा, 4 टाइम्स होगा एफ नॉट के, ठीक है, कितना होगा 4 टाइम्स हो जाएगा। तो 4 टाइम्स तो ऑलरेडी है यार, ठीक है, 4 टाइम्स ऑलरेडी ये मीडियम में भी होता, ठीक है, मतलब अगर मीडियम में नहीं डालते तो भी वैक्यूम में इतना ही होता डिस्टेंस हाफ करने से, ठीक है, ये बात आप लोग को समझ में आना चाहिए। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना करो, है ना, एफ नॉट ही होता कहाँ पर, वैक्यूम में। अब मैं यहाँ पर मीडियम में बाद में डुबाऊंगा ताकि मुझे कंपेयर करना है कब, जब सेम चार्ज सेपरेशन वैसे ही डिटो सेम टू सेम उस मीडियम में डुबाया हूँ, ठीक है। भले आप लोग को ये कंफ्यूज करने के लिए बोल देगा कि मीडियम में डिस्टेंस डबल कर दिए, हाफ कर दिए, तो आप लोग को ये सोचना है कि उस वैक्यूम में डबल या हाफ करने पे फोर्स का वैल्यू क्या आ रहा है, फिर उससे मुझे कंपेयर करना है कि मीडियम में जाने के बाद फोर्स का वैल्यू कितना हो गया और उसमें कितना मल्टीप्लाई डिवाइड करें जो कि उस मीडियम के फोर्स के बराबर आ जाए, तो वही अपना रिलेटिव परमिटिविटी होगा। अब सोचो उस वैक्यूम में ही अपना फोर्स है 4F, ठीक है, कितना हो गया, वैक्यूम में अगर मैं डिस्टेंस अगर हाफ कर दिया ना, हाफ कर दिया, तो यहां से जो एफ नॉट है या फिर एफ बोल लो, जो कि कितने के बराबर है, 4F के बराबर है, ठीक है, कितना है 4F। अब अगर मैं इसको मीडियम में डालूं तो मीडियम में डालने के बाद देख लो कितना हो गया है, F/16 हो गया है, मतलब 4F/16। तो 16 नहीं, यहां पर क्या एक्चुअली मैं वैल्यू डालूं कि F/16 के ही बराबर है, ठीक है। तो बताओ यार 64, 4 1 इज 4, देख लो 4 24, 4 6 जा 24, मतलब देखो F/16 आ रहा है, मतलब यहाँ रिलेटिव परमिटिविटी कितना है, यार का वैल्यू 64 टाइम्स है, मतलब 1/64 टाइम्स कर दे रहा है, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो देखो यार कितना मजेदार वे में हम लोग इस रिलेटिव परमिटिविटी को एकदम बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो यार इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ठीक है।